आइए शुरू करते हैं विलियन चैप्टर का अगला लेक्चर। और उसे शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अब इससे पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया था। इससे पहले लेक्चर में हमने आदर्श विलियन पढ़ा, अनादर्श विलियन पढ़ा और अनादर्श विलियन के प्रकार पढ़े। अनादर्श विलियन दो प्रकार के थे, एक जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाते थे, एक जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाते थे। और इसके बाद हमने उसी लेक्चर में पढ़ा था स्थिर क्वाथी विलियन। क्या पढ़ा था? स्थिर क्वाथी विलियन, जिन्हें बोलते हैं एजियोटोर्पिक सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं भाई? एजियोटोर्पिक सॉल्यूशंस। तो स्थिर क्वाथी विलियन क्या होते हैं, आइए इसे समझते हैं भाई। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था ये, लेकिन फिर भी एक बार समझते हैं स्थिर क्वाथी विलियन क्या होता है। ठीक है, चलिए भाई देखिए भाई, ऐसा विलियन जिसमें दो या ऐसा विलियन जिसमें क्या हो भाई, दो या दो से अधिक अवयव। ऐसा विलियन जिसमें दो या दो से अधिक अवयव हो। जैसे भाई एक एग्जाम्पल ले रखा है, एक विलियन है जो किससे मिलकर बना है, 68% HNO3 और 32% जल से मिलकर। ठीक है, यहाँ पर HNO3 का क्वथनांक 86 डिग्री सेल्सियस है और जल का क्वथनांक क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। जब इन दोनों को आपस में मिलाकर एक विलियन बनाया जाता है तो वो विलियन का जो क्वथनांक होता है, उस विलियन का क्वथनांक कितना होता है, 120 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है भाई? 120.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखो भाई इसका 86 था और इसका कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब इन दोनों को आपस में मिलाया गया तो इसका जो विलियन का क्वथनांक आया कितना है, 120.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऐसे जो विलियन होते हैं उन्हें बोलते हैं स्थिर क्वाथी विलियन। ठीक है, यानी कि भाई दो या दो से अधिक अवयवों को आपस में मिलाने पर जो विलियन बनेगा, इसकी वाष्प और इसकी वाष्प, इन दोनों वाष्प का जो संघटन है वो समान होना चाहिए। ठीक है, और इसका और इसका द्रव अवस्था में भी संघटन क्या होना चाहिए, समान। यानी कि ऐसे दो या दो से अधिक विलियन जिनके द्रव अवस्था में और वाष्प अवस्था में संघटन क्या होते हैं, समान होते हैं, या हम कह सकते हैं कि वे दोनों एक ही टेम्परेचर पर क्या होते हैं, उबल जाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, स्थिर क्वाथी विलियन बोलते हैं। जो एक ही टेम्परेचर पर क्या होते हैं भाई, उबल जाते हैं या उबलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, स्थिर क्वाथी विलियन बोलते हैं। ठीक है, चलिए भाई, जो एक ही टेम्परेचर पर उबलेंगे। ठीक है, जैसे ये और ये 120.5 पर उबलता है, जबकि इसका 86 डिग्री सेल्सियस है और इसका कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से भाई 5% जल और 95% C2H5OH को आपस में मिला दें तो वो 78 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, उबलने लगता है। ठीक है, जबकि जल का कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस और इसका कितना है, 78.5 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आया ना? अब हम पढ़ते हैं भाई दो प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं, स्थिर क्वाथी विलियन होते हैं। पहला है उच्चतम वाष्पदाबी, यानी कि ऐसा विलियन जिसका वाष्पदाब तो उच्चतम हो, अधिक हो, लेकिन क्वथनांक क्या हो भाई, निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण, यानी कि उसका क्वथनांक क्या हो, निम्न हो और वाष्पदाब क्या हो, उच्च हो। ठीक है, दूसरा क्या होता है, निम्नतम वाष्पदाबी, जिसका वाष्पदाब कम हो लेकिन उच्चतम क्या हो भाई, क्वथनांकी, यानी कि क्वथनांक उसका क्या हो, उच्च हो। ठीक है, तो देखिए भाई ये क्या होते हैं, पहले पढ़ते हैं उच्चतम वाष्पदाबी एवं निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण। ठीक है, ये क्या होता है, मैक्सिमम वेपोराइजिंग एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, सुनो भाई, यानी कि दो या दो से अधिक अवयव को जब हम आपस में मिलाते हैं, सपोज करो हमने जल और इसे एथिल अल्कोहल को मिला दिया। ठीक है, मिलाने के बाद अगर विलियन का क्वथनांक किससे भाई, इससे भी कम आए, जल से भी कम आए और इससे भी कम आए, यानी कि उसमें जो अवयव हैं उनसे क्या है, कम आए। ठीक है, जैसे इसको और इसको मिलाने पर क्वथनांक कितना आया, ये किसका है भाई, विलियन का। किसका आया, विलियन का। किसका है, विलियन का। और ये विलियन का क्वथनांक जल के क्वथनांक से भी कम है और C2H5OH के क्वथनांक से भी कम है। तो ऐसे विलियन को बोला जाता है निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण। ठीक है, जब विलियन का क्वथनांक उसके अवयवों के क्वथनांक से क्या है, कम आए, तो उसे बोलते हैं हम निम्नतम क्वथनांकी विलियन। अब समझते हैं भाई उच्चतम वाष्पदाबी का क्या मतलब है, उच्चतम वाष्पदाबी। ठीक है, चलिए भाई देखिए, इसकी वाष्प जो थी, इसकी वाष्प यानी कि ये कितने पर उबलता था भाई, इसकी जो वाष्प बनती थी कितने में बनती थी, 78.5 पे। इसकी वाष्प कितने पे बनती थी, 100 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन अब विलियन की वाष्प कितने पे बन रही, 78 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका मतलब कम टेम्परेचर पर ही इसकी वाष्प बनने लगी और कम टेम्परेचर पर इसकी वाष्प क्या बनेगी, ज़्यादा बनेगी। क्या बनेगी, ज़्यादा बनेगी, क्योंकि इसका कुछ ज़्यादा टेम्परेचर है, इसका
इससे भी ज़्यादा हैं, समझ में आया ना। तो 78 डिग्री सेल्सियस पर इसकी वाष्प ज़्यादा बनने लगेगी, और ज़्यादा वाष्प बनेगी तो ऐसे प्रकार के विलयन को, इस प्रकार के विलयन का वाष्प दाब, देखो भाई, अगर इनकी वाष्प ज़्यादा बनेगी तो वाष्प दाब क्या होगा, इनका ज़्यादा होगा। वाष्प दाब क्या होगा, ज़्यादा। वाष्प दाब क्या होगा, ज़्यादा। समझ में आया ना। क्योंकि देखो भाई, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता था, ये इतने पर, ठीक है, लेकिन विलयन कितने पर उबल रहा है, इतने पर। तो इसका मतलब 78 डिग्री सेल्सियस पर इसकी वाष्प बनने लगेगी, यानी कि जल्दी वाष्प बनने लगेगी। जल्दी वाष्प बनेगी तो ज़्यादा वाष्प बनेगी, और वाष्प ज़्यादा बनेगी तो वाष्प दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन भाई राउल्ट का नियम क्या कहता था, राउल्ट का नियम था, राउल्ट का नियम कहता था कि इसकी 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प दाब जो भी होगा, और इसका 78.5 डिग्री सेल्सियस पर जो वाष्प दाब होगा, वो वाष्प दाब क्या होना चाहिए, इसके वाष्प दाब और प्लस इसके वाष्प दाब के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वाष्प दाब क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। इसके और इसके अगर आपस में जोड़ दो तो उनके वाष्प दाब से क्या आता है, ज़्यादा आता है। समझ में आया ना। अगर वाष्प दाब ज़्यादा आता है तो इसका मतलब क्या कह देंगे हम, इस प्रकार का विलयन धनात्मक विचलन दिखाते हैं भाई, धनात्मक विचलन दिखाता है। बात समझ में है ना, क्या दिखाता है भाई, धनात्मक विचलन, ठीक है। क्योंकि अगर इनका वाष्प निकाल के आपस में जोड़ दे तो राउल्ट का नियम तो क्या कहता है, इसका वाष्प दाब और इसका वाष्प दाब का योग क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए कुल वाष्प दाब के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, अधिक वाष्प दाब आएगा। तो ऐसे विलयन क्या दिखाते हैं भाई, धनात्मक विचलन दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए भाई, अब समझते हैं निम्नतम वाष्पदाबी और उच्चतम क्वथनांकी। पहले समझते हैं उच्चतम क्वथनांकी क्या होता है। देखिए भाई, यहाँ पर HNO3 का क्वथनांक 86 डिग्री सेल्सियस है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जब इन दोनों को आपस में मिला दिया जाता है तो विलयन का जो क्वथनांक आता है वो कितना आता है, 120.5 डिग्री सेल्सियस, जो किससे ज़्यादा है भाई, जल के से भी ज़्यादा है और HNO3 के से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों को मिलाने के बाद क्वथनांक क्या हुआ, बढ़ गया। तो बढ़ने को क्या बोलते हैं, उच्चतम, यानी कि क्वथनांक क्या हो गया, उच्च हो गया, ठीक। अब समझिए भाई, इसका जो वाष्प था यानी कि ये कितने पे उबलता था, 86 डिग्री सेल्सियस पर। ये कितने पे उबलता था, 100 पे। और ये कितने पे उबल रहा भाई, 105 पे। तो ये 105 पे ज़्यादा टेम्परेचर तक गर्म करने पर जब उबलेगा तो इसका मतलब इसका वाष्प दाब क्या होगा भाई, कम होगा। क्या होगा, कम। किनके, इनके और इनके वाष्प दाब से क्या होगा, कम होगा। अगर वाष्प दाब इनके वाष्प दाब से क्या होगा, कम, तो इसका मतलब वाष्प दाब घट गया, पहले से क्या होगा, घट गया। और घटने, अगर वाष्प दाब घट रहा है तो ऐसे विलयनों को बोलते हैं कि वे क्या दिखाएंगे भाई, ऋणात्मक विचलन क्या करेंगे, शो करेंगे। ऋणात्मक विचलन बात समझ क्या दिखाएंगे भाई, वे ऋणात्मक विचलन क्या करेंगे, दिखाएंगे। यानी कि वे ऐसे विलयन जिनके विलयन का क्वथनांक उनके अवयवों के क्वथनांक से क्या है, ज़्यादा है, तो ऐसे विलयन ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। और ऐसे विलयन जिनके अवयवों का क्वथनांक और विलयन का क्वथनांक, यानी कि जिनके विलयन का क्वथनांक उनके अवयवों के क्वथनांक से क्या है, कम आए, वे क्या दिखाते हैं, धनात्मक विचलन। बात ना, यहाँ पे क्या है, क्वथनांक कम है, यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है तो ऋणात्मक विचलन दिखाएंगे, कम है तो धनात्मक विचलन दिखाएंगे। समझ में आई बात। चलिए भाई, अब शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है भाई, इस लेक्चर में हमें पढ़ना है विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म, ठीक है। शुरू करते हैं, चलिए, विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म। तो क्या पढ़ना है भाई, अब पढ़ना है विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म, ठीक है। इन्हें बोलते हैं भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। ये जो विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, और कोई भी एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है भाई, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए भाई, और ये कौन कौन से होते हैं भाई, अणुसंख्या गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। पहला हमें पढ़ना है भाई इसमें वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन भाई पहला पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है क्वथनांक में उन्नयन दूसरे नंबर का पढ़ना है। तीसरा पढ़ना है हिमांक में अवनमन पढ़ना है।
और चौथे नंबर का जो पढ़ना है वो है भाई परासरण दाब। परासरण दाब, ठीक है भाई। चलिए भाई, ये हमें सारे के सारे विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो पहले इन सबको पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि अणुसंख्या गुणधर्म क्या है। सबसे पहले तो हमें अणुसंख्या गुणधर्म के बारे में पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं भाई अणुसंख्या गुणधर्म की डेफिनेशन। तो हेडिंग है भाई अणुसंख्या गुणधर्म। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अणुसंख्या गुणधर्म क्या होते हैं, ठीक है। चलिए भाई, अणुसंख्या गुणधर्म क्या होते हैं। चलिए, तो ये इसकी डेफिनेशन है भाई, विलयनों के वे भौतिक गुण, विलयनों के वे भौतिक गुण, विलयनों के वे भौतिक गुण जो उनके विलयन की एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं विलयन के अणुसंख्यीय गुणधर्म कहलाते हैं, ठीक है भाई। ये है डेफिनेशन विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म की। इसकी डेफिनेशन है भाई अणुसंख्या गुणधर्म की, यानी कि विलयन के वे भौतिक गुण भाई जो विलय के कणों की संख्या पर क्या करेंगे, निर्भर करेंगे। यदि विलय के कणों की संख्या ज़्यादा होगी तो विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म में क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। यानी कि भौतिक गुण कौन कौन से हो सकते हैं भाई, जैसे दाब, कौन सा दाब, वाष्प दाब, क्वथनांक, हिमांक आदि, ठीक है। ये सारे के सारे क्या भौतिक गुण हैं जो किस पर निर्भर करते हैं भाई, पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अगर इनके कणों की संख्या कम होगी तो इनके अणुसंख्या गुणधर्म कम होंगे, और इनकी संख्या ज़्यादा होगी तो अणुसंख्या गुणधर्म क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो हम कह सकते हैं भाई जो अणुसंख्या गुणधर्म हैं, अणुसंख्या जो गुणधर्म हैं वे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं या समानुपाती होते हैं किसके भाई, विलय पदार्थ के कणों की संख्या, विलय पदार्थ के कणों की संख्या के क्या होते हैं भाई, समानुपाती होते हैं। समझ में आए ना। तो जैसे जैसे विलय पदार्थ के कणों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म भी क्या होंगे, बढ़ने लगेंगे, ठीक है। चलिए भाई, और एक बात और ध्यान रखनी है भाई, नोट में यदि हमारे पास विलय पदार्थ, भाई विलय जो है, विलय पदार्थ, अगर हमारे पास विलय पदार्थ कौन है भाई, विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य कैसा होता है भाई, जो आयन देता है, विलयन में क्या बनता है, आयन। तो इन आयनों को हम क्या मान के चलेंगे भाई, कणों की भांति ही क्या करेंगे, मानकर चलेंगे। बात समझ ना। तो इन आयनों को आयन नहीं मानने, क्या मानने, कणों की भांति ही मानकर चलेंगे कि ये विद्युत अपघट्य के जो आयन है उन्हें हम क्या बोल लेंगे भाई, या मानकर चलेंगे आयन क्या, कण ही मानकर चलेंगे, ठीक है। चलिए भाई, अब हम शुरू करते हैं भाई पहला अणुसंख्या गुणधर्म, ठीक है। तो विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म तुम्हारी समझ में आ गई भाई। अणुसंख्या गुणधर्म का क्या मतलब है, विलय के कणों की संख्या पर जो गुण निर्भर करते हैं वे कहलाते हैं अणुसंख्या गुणधर्म। तो इसमें सबसे पहला हमें जो पढ़ना है उसका नाम है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो पहला अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ेंगे भाई, पहला अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ेंगे हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन।
ये हमें पहला अनुसंख्या गुणधर्म पढ़ना है और इसे बोलते हैं भाई, अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में बोल देंगे सर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, समझ में आया ना भाई, क्या बोल देंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चलिए भाई देखो भाई, सबसे पहले तो हम समझेंगे वाष्प दाब। तो ये वाष्प दाब हमने इससे पहली क्लास में भी अच्छे से पढ़ लिया था, वाष्प दाब क्या है, फिर भी एक बार देख लेते हैं वाष्प दाब होता क्या है। चलिए भाई, यदि हम कोई एक पात्र ले लें, क्या ले लें, पात्र, ठीक है, क्या ले लें, एक पात्र ले लिया, इसमें क्या ले लें भाई, एक विलायक ले लें, क्या ले लें, विलायक, क्या ले लिया, सपोज करो जल ले लिया भाई, क्या ले लिया, जल, ठीक है, और इसे ऊपर से क्या कर दे, अगर हम बंद कर दें, क्या कर दें, बंद कर दिया, बात समझ में आया। तो देखो भाई, अगर पहले बंद करने से पहले हम खुले के बारे में जानते हैं, अगर ये खुला रहा, अगर ये पात्र खुला रहा तो क्या होगा भाई, जो ये जल है इसमें जो जल के अणु हैं वे क्या बदलेंगे, वाष्प में बदलेंगे, इस तरीके से क्या होंगे, वाष्प में चेंज होंगे, और वाष्प में चेंज होकर ये वाष्प किसमें भाई, वायुमंडल में गायब, वायुमंडल में क्या हो जाएगी, गायब, चलो भाई निकल गई वायुमंडल में साफ, ठीक। अगर भाई हम क्या करें, देखो भाई अब ऐसा क्या होगा, यहाँ से निकल रहे, ये जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, तो ठीक है, ये वापस तो आने के लिए वायुमंडल से, तो ऐसा कभी नहीं होने का कि ये वायुमंडल से फिर दोबारा से क्या आ जाए, इसमें आ जाए। तो यहाँ पे हम वाष्प दाब का कोई भी जिक्र भी नहीं करने के, वास्तव में ना कोई मतलब नहीं है वाष्प दाब का, हम वाष्प दाब को देखेंगे यहाँ पे। अगर हम ये पात्र क्या कर दे, बंद कर दे, बंद करने पर क्या होगा, अब ये जो जल के अणु है भाई, जो इसमें जल के अणु है, ये क्या हो गए, वाष्प में बदलेंगे, वाष्प में बदलेंगे, ये वाष्प में बदल देंगे, वाष्प ऐसे बनी, और बनने के बाद ये वाष्प बन चुकी है भाई, और ये वाष्प क्या होगी, इधर से टकराएंगे इससे, और टकराने के बाद वापस से क्या होगी, इसमें लौटना शुरू होगी, किसमें, जल में लौटना क्या होगी शुरू, जैसे टकराएंगे, टकराने के बाद क्या आएगी, जल में लौटना शुरू होगी, बात है ना। तो अगर हम कहें भाई, देखो भाई, द्रव से क्या बनी, वाष्प, द्रव से बनी भाई वाष्प, और वाष्प, द्रव से वाष्प का बनना कहलाता है वाष्पन, ठीक है, और जो वाष्प से क्या बदल रही, द्रव में, ये वाष्प किसमें बदल रही, द्रव में, तो वाष्प से द्रव में बदलना कहलाता है संघनन, क्या कहलाता है, संघनन। अगर भाई ऐसा हो जाए तो ऐसा होना क्या है, होगा कुछ समय बाद ऐसी स्थिति आ जाएगी, कुछ समय बाद इस पात्र में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वाष्पन की जो दर है, वाष्पन की दर वो बराबर हो जाएगी किसके भाई, संघनन की दर के, संघनन की दर के, यानी कि वाष्पन की जो दर है वो इक्वल हो जाएगी संघनन की दर के। कहने का मतलब द्रव से वाष्प का बनना और वाष्प से द्रव का बनने में जो दर होगी, जो गति होगी, वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, बात समझ में आए ना। और जब जिस टाइम ये कंडीशन आ जाए, जिस टाइम क्या आ जाए, वाष्पन की दर संघनन की दर के इक्वल आ जाए, तो उस अवस्था को बोलते हैं हम साम्य अवस्था। साम्य अवस्था क्या बोलते हैं भाई, साम्य अवस्था, उस अवस्था को क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था। तो इस साम्य अवस्था पर भाई, इस साम्य अवस्था पर वाष्प के जो भी वाष्प होगी वो इस द्रव की सतह पर, जो भी वाष्प होगी वो इस द्रव की सतह पर जो भी दाब उत्पन्न करेगी, दाब उत्पन्न करेगी, ठीक है, दाब क्या करेगी, उत्पन्न करेगी, वही दाब क्या कहलाएगा भाई, वाष्प दाब, क्या कहलाएगा, वाष्प दाब। समझ में आई बात भाई, क्या कहलाएगा, वाष्प दाब। जिस टाइम वाष्पन की दर संघनन की दर के क्या हो गया, ये इक्वल, तो उस अवस्था को बोलेंगे साम्य अवस्था। और इस साम्य अवस्था पर जो भी वाष्प होगी वो द्रव की सतह पर जितना भी दाब उत्पन्न कर रही होगी वही क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाएगा। बात समझ में आए ना, वो क्या कहलाएगा, वाष्प दाब। तो वाष्प दाब समझ में आ गया तुम्हारी। चलिए भाई, अब हम पढ़ते हैं अपना जो टॉपिक है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ने से पहले, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ने से पहले हम वाष्प दाब में क्या पढ़ेंगे, अवनमन पढ़ेंगे। वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन। देखो भाई, अवनमन का मतलब यहाँ कमी से है, एक तरीके क्या है, कमी से है अवनमन का मतलब, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे पहले, वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है। चलिए भाई, कैसे समझेंगे इस बात को, अवनमन का मतलब क्या है। हमने क्या ले लिया भाई, एक पात्र ले लिया, इसे इस तरीके से ढक दिया, बात समझ में आया ना। समझने के लिए हमने क्या करके इस तरीके से ढक दिया, इसमें क्या ले लिया, जल, ठीक है। जल क्या, हम विलायक ले रहे भाई, और विलायक भी क्या ले रहे, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक। क्या ले लिया भाई, शुद्ध विलायक ले लिया।
इस तरीके से ये क्या है हमारे पास शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक ले लिया। और एक दूसरा पात्र लिया, इस दूसरे पात्र में हमने क्या लिया भाई, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक और प्लस अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय। ठीक है, जब विलायक और विलय को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा भाई, विलयन बन जाएगा। क्या बन गया होगा, विलयन बन गया होगा। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे क्या ले लिया, विलयन ले लिया। विलयन किसका ले लिया, शुद्ध वाष्पशील, शुद्ध विलायक और अवाष्पशील विलय का। बात समझ ना, इस तरीके से लेके भाई दोनों को कर लिया। ठीक है, देखिए भाई यहाँ सारे क्या है, इसमें टोटल सारा क्या है, विलायक है। क्या है, सारा विलायक है। और विलायक भी कैसा है, वाष्पशील। कैसा है भाई, वाष्पशील। क्या है, वाष्पशील। समझ में आया ना। तो इसकी वाष्प बनेगी भाई, यहाँ से क्या निकलेगी, वाष्प निकलेगी। यहाँ से क्या जाएगी, वाष्प। यहाँ सब क्या बनेगी, वाष्प। ये क्या बनी, वाष्प बनी गई, वाष्प तो बनेगी। समझ में आया ना, ये क्या बनी, वाष्प। और वाष्प इधर भी बनेगी, लेकिन इधर वाष्प क्या बनेगी, कम बनेगी। इधर वाष्प क्या बनेगी, कम। क्यों बनेगी भाई, कम? क्योंकि इसमें हमने क्या मिला दिया, अवाष्पशील विलय मिला दिया। तो देखो भाई, अवाष्पशील विलय मिलाने से क्या होगा, इस जो द्रव की जो सतह है इस पर क्या होगा, विलायक के कण भी होंगे, विलय कण भी होंगे, विलायक के कण भी होंगे, विलय कण भी होंगे, विलायक के कण भी होंगे, विलय कण भी होंगे, विलायक के कण भी होंगे और विलय कण भी। ठीक है, अब देखो भाई ये तो कैसे हैं, अवाष्पशील है, तो यहाँ से तो वाष्प बनने से रही, यहाँ से तो वाष्प नहीं बनने वाली भाई। तो वाष्प केवल कहाँ से बनेगी, यहाँ से। कहाँ से बनेगी भाई, यहाँ से। बात है ना। तो देखिए भाई यहाँ पे तो सारे के सारे जो द्रव की सतह पर जो अणु थे वे किसके अणु थे, शुद्ध विलायक के थे। तो यहाँ से तो क्या था, इस सारों में से भी क्या बन सकती थी, सारे क्या होते हैं, वाष्प में चेंज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाष्प में कम चेंज होगी, क्योंकि यहाँ से तो वाष्प बनने से रही, तो केवल कहाँ से बनेगी, यहाँ से। तो यहाँ क्या होगी, वाष्प कम बनेगी। और अगर यहाँ वाष्प कम बनेगी तो उन वाष्प का इसके ऊपर जो दाब होगा, कहने का मतलब इस पृष्ठ पर जो द्रव की सतह पर जो दाब लगेगा वो दाब क्या लगेगा, कम लगेगा। और यहाँ पर दाब क्या लगेगा भाई, अधिक लगेगा। ठीक है, दाब क्या लगेगा, अधिक। तो ये बात समझ जाओ, अगर वाष्प क्या है भाई, अधिक है, तो वाष्प दाब भी क्या होगा, वाष्प दाब भी क्या होगा, अधिक ही होगा। क्या होगा, अधिक। बात समझ में आया ना। अगर वाष्प अधिक है तो जितनी ज़्यादा वाष्प बनेगी वो उतना ही ज़्यादा दाब क्या लगेगी, इस पर आरोपित करेगी, यानी कि दाब क्या करेगी, उतना ही अधिक उत्पन्न करेगी दाब। और जितना ज़्यादा दाब उत्पन्न करेगी उतना ही अधिक क्या होगा, वाष्प दाब। तो हम कह सकते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होगा, किससे, इस विलयन के वाष्प दाब से। बात समझ ना। अगर हम इसका वाष्प दाब क्या मानते हैं, P0, और इसका वाष्प दाब मानते हैं PS। S का मतलब है सॉल्यूशन यानी कि विलयन। समझ में आया ना। तो यहाँ पे क्या लगेगा भाई, दाब ज़्यादा उत्पन्न होगा, इस कंडीशन में वाष्प दाब ज़्यादा होगा, इस कंडीशन में वाष्प दाब कम होगा। ठीक है, तो अगर हम देखने लगे वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन क्या होगा भाई, वाष्प दाब में अवनमन क्या होगा, ज़्यादा में से क्या घटा दो, कम घटा दो। तो ज़्यादा क्या है भाई, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और माइनस क्या कर दो, विलयन का वाष्प दाब। तो समझ में आ गई भाई तुम्हारी ये वाली बात। तो वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और माइनस कर दो विलयन के वाष्प दाब से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाष्प दाब में अवनमन आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई ये बात समझ में आ गई। अगर तुम्हारे ये बात समझ में आ गई है तो आगे के आने वाले अनुसंख्या गुणधर्म, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, तो तुम्हारे वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर यही बात तुम्हारी समझ में नहीं आई है तो उनका समझ में आना थोड़ा मुश्किल होगा। बात समझ में आया ना। तो ये बात समझ लो भाई, शुद्ध विलायक में क्या होती है, वाष्प ज़्यादा बनती है, और वाष्प ज़्यादा बनती है तो वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ पर क्या मिलाया हमने, शुद्ध विलायक में एक अवाष्पशील, अवाष्पशील का मतलब है जिसकी वाष्प बनती ही नहीं है, वो मिला दिया। और वो मिला दिया तो उससे क्या होगा भाई, इस पृष्ठ पे यानी कि इस सतह पर क्या होगा, अवाष्पशील के भी कण होंगे और वाष्पशील विलायक के भी कण होंगे। तो यहाँ से तो वाष्प बनने से रही, यहाँ से वाष्प नहीं बनेगी, तो इसका मतलब ऑल ओवर हम कह सकते हैं यहाँ वाष्प कम बनेगी, तो यहाँ का वाष्प दाब क्या होगा, कम। ठीक है, तो अगर हमें वाष्प दाब में अवनमन देखना है, वाष्प दाब में अवनमन क्या होगा भाई, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और माइनस विलयन का वाष्प दाब, वो लिख दिया है इधर। चलिए अब हमें देखना है भाई वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। अब हमें क्या देखना है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। चलिए भाई वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। चलो तो वाष्प दाब में अवनमन तो समझ में आ गया भाई। अब जो हेडिंग लिख रही है वो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है भाई
वाष्प दाब में अवनमन बटा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ये क्या होता है भाई? वाष्प दाब में अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। क्या होता है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, और भाग उसे किससे दे दो भाई? भाग किससे दे दो? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से। तो ये होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, चलिए भाई, अब हमें इसी पर आधारित एक नियम पढ़ना है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई राउल्ट का नियम। ठीक है, देखिए भाई, हमने राउल्ट का नियम पहले भी पढ़ा था। ठीक है, लेकिन हमने जो राउल्ट का नियम पढ़ा था वो किसके लिए पढ़ा था? पहले जो पढ़ा था, इससे पहले लेक्चर में जो राउल्ट का नियम पढ़ा था वो किसके लिए पढ़ा था भाई? द्रव विलयन के लिए। किसके लिए पढ़ा था भाई? द्रव विलयन के लिए क्या पढ़ा था? राउल्ट का नियम। पहले जो हमने नियम पढ़ा था वो पढ़ा था द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम। अब जो राउल्ट का नियम पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे भाई? विलायक, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं, अब जो नियम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम द्रव प्लस अवाष्पशील विलय। अब जो हमें क्या पढ़ना है? राउल्ट का नियम पढ़ना है। किसके लिए पढ़ना है भाई? द्रव प्लस अवाष्पशील विलय के लिए। पहले हमने पढ़ा था जब द्रव ही क्या था? विलायक था, और द्रव ही क्या था? विलय था। तो उसके लिए हमने राउल्ट का नियम पहले पढ़ा था। अब जो हमें पढ़ना है द्रव और अवाष्पशील विलय के लिए क्या पढ़ना है? राउल्ट का नियम। तो इन दोनों में अंतर समझ लो भाई। राउल्ट का नियम 2 बार पढ़ा था हमने। एक बार तो पहले पढ़ लिया, एक बार आप पढ़ेंगे इसके लिए, इसके लिए, और इसके लिए पहले पढ़ लिया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं भाई राउल्ट का नियम। इन दोनों में अंतर पता होना चाहिए भाई तुम्हें कि राउल्ट का नियम द्रव विलयन के लिए अलग था, और अब जो पढ़ेंगे वो है द्रव अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम। ठीक है, चलो राउल्ट का नियम है किसके लिए? द्रव और अवाष्पशील विलय के लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं राउल्ट का नियम होता क्या है भाई इसमें। चलिए हेडिंग लिखिए राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। ठीक है, चलो ये नियम दिया था उन्होंने 1877 ईस्वी में। 1877 में दिया था। क्या कहा था भाई? इन्होंने कहा था इस नियम के अनुसार, चलो भाई पहले इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या है भाई? इस नियम के अनुसार इन्होंने कहा था भाई, इस नियम के अनुसार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के समानुपाती, या नहीं, के बराबर होता है। क्या बोला भाई हमने? इस नियम के अनुसार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है? बराबर। तो भाई हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले ही, क्या पढ़ा? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है P0 माइनस PS बटा P0। हम जीरो ही बोलते हैं, वैसे नोट बोलते हैं भाई, ध्यान रखना। चलो, तो किसके इक्वल होता है भाई? विलय के मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को इससे प्रदर्शित करते हैं, और किसका भाई? विलय। और यहाँ पे विलय कौन है भाई? यहाँ पे विलय है अवाष्पशील। क्या है भाई? अवाष्पशील पदार्थ। यहाँ पे किसका काम कर रहा है वो? विलय का काम। ठीक है, तो विलय का मोल प्रभाज अब तुमने पढ़ रखा है। यदि मैं क्या करूँ भाई, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। चलो अब चलो समझने के लिए थोड़ा सा ऐसे कर लो। चलो पहले तुम ये नियम याद रखो, क्या होता है? P0 माइनस PS बटा P0 बराबर X विलय। ठीक है, ये होता है विलय का मोल। इसका वाष्प राउल्ट का नियम है भाई किसके लिए? द्रव और अवाष्पशील विलय के लिए। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं। अब जो अगला है भाई वो है राउल्ट के नियम की सीमाएं।
राउल्ट के नियम की सीमा। तो पहली क्या सीमा है भाई, पहली सीमा है ये नियम जो दिया गया था, ये नियम दिया गया है अति तनु विलयनों के लिए। किन के लिए दिया गया भाई, यह नियम अति तनु विलयनों पर क्या होता है, लागू होता है। तो पहली बात है इसकी, पहला है यह नियम अति तनु विलयनों पर लागू होता है। समझ आए ना भाई, पहला जो शर्त है इस नियम की, ये नियम केवल किन पर लागू हुआ, अति तनु विलयनों। अति तनु विलयनों का मतलब है जिनमें विलायक की मात्रा बहुत ज़्यादा हो और विलय की मात्रा क्या हो, बहुत ही कम हो, तो ऐसे विलयनों पर ये नियम लागू होता है। तो ऐसे विलयनों को भाई आदर्श विलयन भी बोलते हैं। कौन से बोलते हैं, आदर्श विलयन। क्या बोलते हैं, आदर्श विलयन। बात समझ में ना। और अगर भाई अति तनु ना हुआ, अगर विलयन क्या हुआ, सांद्र हुआ, विलयन कैसा हुआ, सांद्र, यानी कि क्या हुआ भाई, गाढ़ा हुआ, तो गाढ़े विलयन में क्या होगा भाई, जो हमारे पास विलय है या विलायक है उनके बीच अणुओं का आकर्षण ज़्यादा होगा। अणुओं का आकर्षण क्या होगा भाई, जब ये गाढ़ा होगा तो ये अणु क्या होंगे, पास पास होंगे, और ये अणु अगर पास पास होंगे तो इनके बीच में आकर्षण ज़्यादा लगेगा, और आकर्षण ज़्यादा लगेगा तो वाष्प का बनना क्या हो जाएगा, मुश्किल। यानी कि वाष्प क्या बनेगी भाई, यानी कि हम ऑल ओवर मिला के कह सकते हैं कि वाष्प दाब में भाई गड़बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी तो, यानी कि यह नियम क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। बात सही है ना, क्योंकि आकर्षण के कारण वाष्प का बनना कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हम लेके चले थे वो उस नियम से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। ठीक है, सही ना, वाष्प दाब कम बनेगी क्योंकि आकर्षण इनके बीच में क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, इस कारण यह नियम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इसीलिए अति तनु विलयनों पर ही लागू होता है, सांद्र विलयनों पर लागू नहीं होता। सांद्र विलयनों पर लागू क्यों होता है, पता लग गया भाई। सांद्र विलयनों पर इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि उनके अणुओं के बीच में क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा, जिससे ये नियम क्या हो जाएगा, थोड़ा विचलित हो जाएगा, यानी कि इस नियम में गड़बड़ी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है भाई, पहला पॉइंट समझ में आया, केवल अति तनु विलयनों पर ही लागू होगा भाई। दूसरा पॉइंट समझे भाई, दूसरा पॉइंट है भाई इसका, ये भाई ऐसे विलयनों पर भी लागू नहीं होने का, यानी कि यह नियम उन विलयनों पर लागू नहीं होता, यह नियम उन विलयनों पर लागू नहीं होता, यह नियम उन विलयनों पर भी लागू नहीं होता भाई जिनमें विलय पदार्थ वाष्पशील है, जिनमें विलय पदार्थ वाष्पशील है। ठीक है भाई, देखो भाई, अगर पदार्थ क्या हुआ, वाष्पशील, अगर पदार्थ वाष्पशील हुआ तो भाई पी नोट और पी एस के मान में क्या होगा, बहुत अधिक विचलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, विचलन, यानी कि क्या होगा भाई, विचलन होगा। समझ में आया ना, क्योंकि हम जो लेके चले थे वो क्या लेके चले थे भाई, कि ये कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए। तो जब ये भी वाष्पशील हो जाएगा तो यहाँ से भी वाष्प बननी शुरू हो जाएगी, और यहाँ से भी वाष्प बननी शुरू होगी, तो भाई इसके मान में क्या हो जाएगा, विचलन हो जाएगा, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, यानी कि इसके मान में क्या आ जाएगी, गड़बड़ी आ जाएंगी। ठीक है, चलिए भाई अब तीसरा समझो भाई, तीसरा क्या सीमाएं हैं इसकी, तीसरे नंबर की सीमाएं हैं, तीसरे नंबर की सीमाएं हैं, यह नियम ऐसे पदार्थों पर भी लागू नहीं होता है, यानी कि ऐसे विद्युत अपघट्टों पर भी लागू नहीं होता है जो भाई टूट कर क्या देते हैं, दो बन जाते हैं, यानी कि टूट कर क्या देते हैं, एक अणु टूट कर कितना देता है, दो आयन देता है। जैसे हमारे पास है एक ए बी है, और ए बी टूट कर क्या बना दिया, ए पॉजिटिव, और क्या बना दिया, बी नेगेटिव। तो ये एक अणु था, इसने टूट कर कितने दे दिए, दो। हमने पहले बता दिया था कि ये एक विद्युत अपघट्य हैं, क्या है, विद्युत अपघट्य हैं, विद्युत अपघट्य हैं, विद्युत अपघट्य। और हमने बता दिया था कि विद्युत अपघट्य के जो आयन हैं उन्हें भी हम क्या मान के चल रहे हैं, कण ही मान के चल रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं, कण। ठीक है, तो ये एक अणु टूट कर कितने दे दिए, दो कण दे दिए, एक कण ने टूट कर कितने दे दिए, दो कण। तो इससे क्या होगा भाई, वाष्प दाब क्या हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वाष्प दाब दो गुना, यानी कि वाष्प दाब का जो अवनमन है वो कितना हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा। ठीक है, तो पहले जो अवनमन आ रहा था वो अवनमन कितना हो जाएगा, अब की बार डबल हो जाएगा, क्योंकि एक अणु टूट के कितना दे रहा है, दो। एक अणु टूट के कितना दे रहा है, दो। समझ में आया ना, या हम कह सकते हैं एक कण टूट के कितना दे रहा है, दो। तो ऐसे विलयनों पर भी ये लागू नहीं होता है जिनमें विलय पदार्थ यानी कि विद्युत अपघट्य टूट कर दो या दो से अधिक क्या देता हो भाई,
कण देता हो, यानी कि एक अणु मतलब विद्युत अपघट्य का एक अणु टूटा, उसने क्या दे दिया, 2 दे दिया, तो ऐसो पर भी ये लागू नहीं होने का बात है ना। अगर ऐसा हो गया कि एक टूट कर क्या देने लगा, 2, एक टूट कर क्या देने लगा, 2, तो उससे क्या होगा, वाष्प दाब का अवनमन क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाष्प दाब का अवनमन 2 गुना हो जाएगा, बात है ना। अगर कोई ऐसा हो भाई, ऐसा हो कि 2 अणु लिए और 2 अणु मिलकर क्या बना दिया उन्होंने, एक अणु, क्या बना दिया, 2 ने मिलकर क्या बना दिया, 1, तो कणों की संख्या यहाँ 2 थी, यहाँ कितनी रहेगी, 1, तो कणों की संख्या घटेगी 2 से, कितनी होगी, 1, तो ऐसी कंडीशन में वाष्प दाब का जो अवनमन होगा वो कितना हो जाएगा, आधा। कितना हो जाएगा भाई, आधा, क्योंकि 2 से कितना हो रहा है, 1, तो 2 से 1 का मतलब क्या हो गया, आधा हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो वाष्प दाब में अवनमन है वो भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। समझ में आएगा ना। देखिए भाई, अगर एक अणु टूटकर 2 दे रहा है तो वाष्प दाब में अवनमन 2 गुना, अगर 2 अणु आपस में जुड़कर 1 दे रहे हैं तो वाष्प दाब में अवनमन कितना हो जाएगा, आधा। बात समझ में आई ना। तो ऐसे अणुओं पर भी ये लागू नहीं होता, या हम सिंपल सी बात भाषा में बोल सकते हैं भाई, यह नियम उन विद्युत अपघट्टों के विलयनों पर लागू नहीं होता जो विलयन में वियोजित या संगुणित होते हैं। तो हम कह सकते हैं यह नियम उन पदार्थों के, तीसरा पॉइंट है, यह नियम उन पदार्थों के, यह नियम उन पदार्थों के विलयनों पर लागू नहीं होता है, किन पर नहीं लागू होता भाई, जो विलयन में वियोजित या संगुणित होते हैं। वियोजित का मतलब जो टूट जाते हैं एक से अधिक में, और संगुणित का मतलब जब 2 या 2 से अधिक आपस में मिल जाते हैं, या संगुणित या संगुणन, जिनका क्या होता है भाई, संगुणन हो जाता है। ठीक है, तो उन विलयनों पर भी यह नियम लागू नहीं होता है। बात समझ में आई ना। तो 3 समझ में आ गई भाई। और इसमें अगली बात है भाई, टेम्परेचर क्या रहना चाहिए। इस नियम के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, फिक्स। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। टेम्परेचर अगर निश्चित नहीं रहेगा तो वाष्प दाब में क्या होगा, परिवर्तन होगा, क्योंकि तुम्हें पता ही है भाई, टेम्परेचर बढ़ाने पर वाष्प ज़्यादा बनेगी तो वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा। इसीलिए टेम्परेचर भी इस विधि में क्या रखेंगे, इस नियम में टेम्परेचर भी क्या रखते हैं, फिक्स। तो 4 इस नियम की सीमाएं होंगी। पहला क्या है भाई, पहला है अति तनु विलयन होने चाहिए। पहला नियम है अति, पहली जो सीमाएं हैं अति तनु विलयन होना चाहिए। अगर विलयन सांद्र रहा तो क्या होगा, उनके अणुओं के बीच में आकर्षण ज़्यादा होगा, जिससे यह नियम विचलित हो जाएगा। दूसरा है भाई, इसमें जो पदार्थ यूज कर रहे हैं वो पदार्थ क्या होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए। अगर वो पदार्थ वाष्पशील हुआ तो उससे क्या होगा, वाष्प दाब में अवनमन यानी कि T0 - PS की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है। अगला जो नियम, तीसरी जो सीमा है वो सीमा है कि जो विद्युत अपघट्य हम यूज कर रहे हैं, या जो विद्युत अपघट्य हम विलय के रूप में यूज कर रहे हैं, वो ना ही तो वियोजित होना चाहिए। वियोजित का मतलब 1 से अधिक में नहीं टूटना चाहिए घुलने के बाद। और दूसरा क्या होना चाहिए, ना ही 2 अणुओं से 1 अणु बनना चाहिए, यानी कि वियोजन या संगुणन उसका नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगली जो बात थी उसमें क्या होना चाहिए, टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वाष्प दाब बढ़ जाता है और टेम्परेचर घटाने से वाष्प दाब घट जाता है। समझ में आया ना। तो तुम ध्यान रखना, ये 4 सीमाएं इसकी याद रखनी है। ठीक है, चलिए भाई, अब हम जो पढ़ेंगे, और एक बात याद रखना भाई, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ज्ञात करने की एक विधि है जिसका नाम है ओस्टवाल्ड वाकर विधि। क्या नाम है भाई, ओस्टवाल्ड वाकर विधि। इस विधि के द्वारा वाष्प दाब में अवनमन ज्ञात किया जाता है। ठीक है, चलिए, हमें ये नहीं पढ़नी है। अब हम इसमें करेंगे भाई, अब हम राउल्ट के नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं ये क्या है। ठीक है, चलिए, चलिए भाई, पहले हम जानते हैं राउल्ट के नियम के बारे में कुछ। ठीक है, तो हम एक हेडिंग डालते हैं भाई, हेडिंग का नाम है राउल्ट के नियम की सहायता से अवाष्पशील पदार्थ के अनुभार की गणना करनी। ठीक है, हमें क्या करना भाई, हेडिंग है हमारी राउल्ट के नियम की सहायता से, नियम की सहायता से अवाष्पशील विलय
पदार्थ के अनुभार की गणना करना। ठीक है भाई, राउल्ट के नियम की सहायता से अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अनुभार की गणना करना। तो कैसे करेंगे, देखिए भाई, राउल्ट का नियम है पी नोट पी एस बटा पी नोट। ठीक है, और क्या होता है विलेय, विलेय। ठीक है, विलेय का क्या है मोल प्रभाव। देखिए भाई, विलयन में क्या होता है, एक विलायक, और ये क्या होता है विलेय। ये मोल प्रभाव में हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है भाई। अगर हम विलायक के मोल क्या मान ले m और विलय के मोल क्या मान ले स्मॉल n। ठीक है, अगर हम विलय क्या मोल देख चलो क्या मान लिया हमने, विलायक के मोल कैपिटल N और विलय के मोल क्या मान लिया स्मॉल n। और कुल मोल किसके भाई, विलियन के कुल मोल, किसके विलियन के कुल मोल क्या हो गए भाई, विलियन के कुल मोल क्या हो गए कैपिटल N और स्मॉल n। ठीक है, अगर हमें विलायक का मोल प्रभाव निकालना हो तो कैसे निकालते थे भाई, विलायक का मोल प्रभाव क्या करते थे, विलायक के मोल ऊपर और कुल मोल नीचे। समझ में आया ना। इसी तरीके से अगर हमें किसका निकालना था, विलय का मोल प्रभाव निकालना था तो क्या करते थे, विलय के मोल ऊपर और कुल मोल नीचे, यही तो करते थे भाई। मोल प्रभाव में अच्छे तरीके से पढ़ा था। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे क्या निकालना हो भाई, विलय का मोल प्रभाव, विलय का मोल प्रभाव क्या लिखते थे, स्मॉल n बटा कुल मोल। बात समझ में आया ना। तो ये क्या आ जाएगा P0 PS बटा P0। ठीक है, P नोट होता है भाई, ध्यान रखना इस बात का। चलो भाई, अब देखो भाई, हम जो राउल्ट का नियम यूज कर रहे हैं वो अति तनु विलयनों के लिए यूज कर रहे हैं। अति तनु विलयन के लिए, अति तनु विलयन के लिए क्या होगा भाई, जो हमारे पास विलय की मात्रा है, यानी कि विलय के जो मोल हैं वे बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, कम होगी, किससे, विलायक के मोल से। क्योंकि अति तनु विलयन का मतलब है कि विलय की मात्रा बहुत ही कम है। विलय की मात्रा कम का मतलब है विलय के मोल भी क्या होगी, बहुत ही कम होगी, किससे, विलायक के मोल से। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से इसे हटा भी सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसे हटा सकते हैं। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, n प्लस n की जगह क्या लिख सकते हैं, हम क्या रख सकते हैं भाई, कैपिटल N ही से मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, P नोट PS बटा P नोट बराबर क्या कर सकते हैं, N बटा कैपिटल N। बात समझ में आए ना। अब चलिए देखिए भाई, अब हम क्या कर सकते हैं भाई, P नोट PS बटा P0 बराबर, देखिए भाई, ये स्मॉल n है, स्मॉल n का क्या होता है मोल, किसके, विलय के मोल। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मात्रा बटा अनुभार, इसे भी कैसे लिख सकते हैं, मात्रा बटा अनुभार, क्या लिख सकते हैं, मात्रा बटा अनुभार। ठीक है, ये विलय की मात्रा बटा अनुभार है और ये विलायक की मात्रा। यहाँ पे क्या है भाई, विलय की मात्रा, विलय का अनुभार, विलय की मात्रा, विलायक की मात्रा, विलायक का अनुभार। समझ में आएगा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं भाई इस बात को। तो यहाँ से क्या निकालना, विलय किसका भाई, अवाष्पशील विलय। भाई विलय कौन है, अवाष्पशील विलय का क्या निकालना, अनुभार की गणना करनी। किसकी करनी, अवाष्पशील विलय के अनुभार की गणना, यानी कि किस क्या निकालना, स्मॉल m। तो स्मॉल m निकालने के लिए क्या करेंगे, ये इधर ले जाएंगे, क्या होगा भाई, P नोट PS बटा P नोट, और गुना क्या हो जाएगी, कैपिटल W कैपिटल M। ये आ गया इधर, और ये कैसा हुआ भाई, अच्छा इस तरीके से आएगा भाई, इससे पहले इधर कुछ आए, P नोट PS बटा P नोट, और गुना क्या करा, W बटा M, और यहाँ पे कितना आ गया, W अपॉन M। ठीक है, अब हमें ये निकालना, तो ये इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, तो कितना आ जाएगा, स्मॉल m बराबर W बटा ये आ जाएगा भाई, उल्टा हो जाएगा, P नोट बटा P नोट माइनस PS, और यहाँ पे आ जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, M ऊपर और W नीचे। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इस सूत्र की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, विलय पदार्थ का अनुभार। कौन से विलय पदार्थ का अनुभार भाई, अवाष्पशील विलय पदार्थ का अनुभार हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया ना। बस तुम्हें इतना ध्यान रखना भाई, ये हमारे पास राउल्ट का नियम था, तो ये विलय का मोल प्रभाव हमने क्या रख लिया भाई, n विलय के मोल बटा कुल मोल विलय के मोल, विलायक के मोल। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो राउल्ट का नियम है वो अति तनु विलयनों के लिए क्या होता है, लागू होता है। अति तनु विलयनों के लिए हमने एक बात हमें पता होनी चाहिए कि उसमें अति तनु विलयनों के लिए जो विलायक के मोल हो गए वे बहुत ही ज़्यादा हो गए, किससे भाई, किससे, विलय के मोल से क्या हो गए, बहुत ही ज़्यादा हो गए। और विलय के मोल से ज़्यादा हो गए तो अगर हम यहाँ हटा भी दे से तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने का, तो इसलिए हमने यहाँ से क्या कर दिया, n को नेगलेक्ट कर दिया। बात समझ में आया ना। तो n हटाने के बाद क्या बना, n स्मॉल n बटा कैपिटल n। तो ये क्या है, विलय के मोल क्या होते हैं, W अपॉन M, कैपिटल N क्या है, W अपॉन M, कैपिटल W बटा कैपिटल M, ये किसके है,
विलायक के मौन, तो हमें क्या निकालना भाई, विलय का अनुभार, ये विलय का अनुभार है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, विलय का अनुभार क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आइए इस पर आधारित हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं। चलिए भाई, आइए तो पहला सवाल कुछ इस प्रकार है भाई। पहला सवाल है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब इतना, यानी कि 0.850 बार, ये बार दे रखा है भाई, मात्रक, ठीक है 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए भाई, सवाल की जो लैंग्वेज है यानी कि लेंथ बहुत बड़ी है, लेकिन बहुत ही आसान सवाल है। तो सबसे पहले हम विलय और विलायक को अलग करते हैं भाई। हम विलय और विलायक को अलग कर लेते हैं। विलय और विलायक, ठीक है। जब तक तुम ये नहीं पहचान पाएंगे भाई कि इस सवाल में विलय कौन है, विलायक कौन है, तो तब तक ये सवाल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो विलय क्या है भाई, अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य। विद्युत अनवघट्य। और विलायक क्या है यहाँ पे भाई, बेंजीन। विलायक है यहाँ पे बेंजीन। ठीक है, अब देखिए भाई क्या क्या दे रखा, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब। तो भाई शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब कितना दे रखा है, 0.850 बार। ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, शुद्ध बेंजीन यहाँ पे क्या है, विलायक है। ठीक है, अब देखो मैंने कैसे पहचाना भाई, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब इतना, ठीक है, और 5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य को 39 ग्राम बेंजीन। तो 39 ग्राम बेंजीन क्या दे रखी भाई, अधिक मात्रा है, और 5 ग्राम क्या है, कम मात्रा। इसका मतलब यहाँ बेंजीन क्या होगा भाई, विलायक होगा, और 0.5 ग्राम जो अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य है वो क्या होगा, विलय होगा। ठीक है, चलिए भाई, इसका वाष्प दाब कितना दे रखा है, P0 0.850 बार। ठीक है, चलिए भाई, उन्होंने कहा है भाई 5 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ, तो इसकी मात्रा कितनी दे दी, 0.5 ग्राम को 39 ग्राम बेंजीन में, इसकी मात्रा कितनी दे दी, 39 ग्राम। ठीक है, में घोला गया है, 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, भाई विलयन का जो वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का जो वाष्प दाब है वो कितना है भाई, 0. और इसे किससे डिनोट करते हैं भाई, PS कितना है, 0.845 बार। ठीक है, और क्या कहा है भाई, ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है भाई, ये जो हमारे पास विद्युत अनवघट्य है इसका क्या करना है, मोलर द्रव्यमान क्या करना, ज्ञात करना। ठीक है, चलिए भाई, हमारे पास सूत्र क्या होता है, राउल्ट के नियम से। किसके भाई, राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से। तो राउल्ट का नियम लगाते हैं, क्या है, P0 PS बटा P0 बराबर क्या होता है, विलय का मोल बटा विलायक का मोल। ये तो पढ़ा था भाई सबसे पहले। ये क्या है, विलायक की मात्रा बटा विलायक का द्रव्यमान अनुभार। ठीक है, ये किसका है, विलय की मात्रा बटा विलय का अनुभार। ठीक है, यानी कि मोलर द्रव्यमान कहो, इसलिए क्या कहो, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, मोलर द्रव्यमान। ठीक, चलिए भाई, हमारे पास ये है, ये हमें क्या करना, ज्ञात करना। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं बेंजीन क्या होता है, C6H6। तो बेंजीन का अगर अनुभार निकाल लोगे तो कार्बन कितने हैं, 12। एक कार्बन का कितना होता है, 12। वो कार्बन कितने हैं, 6। एक कार्बन का कितना होता है, 12 प्लस H कितने हैं, 6। तो अगर इसे हल करोगे तो 78 आ जाएगा, 78 आ जाएगा, तुम्हारा क्या आ जाएगा, अनुभार। समझ में आई बात। चलिए जी, अब क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने अभी बताया था तुम्हें क्या करेंगे, इसे m के पदों में, स्मॉल m के पदों में ज्ञात कर ले। कैसे करेंगे भाई, देखिए भाई ऐसे करेंगे, ये इस तरीके से हो जाएगा। चलिए इसे एक बार ऐसे कर लो, P0 PS बटा P0, इसे यहाँ ले जाओ, इसे यहाँ ले जाओ, कितना आ जाएगा, स्मॉल w कैपिटल M बटा M और कैपिटल W। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी, तो ये तो इधर ले जाओ और ये इधर ले जाओ। ठीक है, तो M बराबर कितना आ जाएगा भाई,
बटा कैपिटल W, और ये इधर आ क्या हो जाएगा P0 बटा P0 माइनस PS। ठीक है, चलिए भाई देखो ये हमने m के लिए क्या कर लिया, फॉर्मूला तैयार कर लिया। अब हमें क्या करना, इसमें वैल्यू पुट करनी है, बस क्या करनी है भाई, वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करिए भाई, चलिए भाई वैल्यू पुट करते हैं। स्मॉल m तो हमें याद करना है, ठीक है। स्मॉल w कितना रखा 0.5, m कितना है भाई 78 बटा इसकी वैल्यू कितनी है 39, ठीक है, और गुना P0 कितना है भाई, P0 है 0.850 बटा इसकी P0 0.850 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 0.845, ठीक है। अगर इसे हल करोगे तो हल करने के बाद भाई तुम्हारा जो भी आएगा m इस यहाँ से निकल जाएगा, और m जो आएगा मोलर द्रव्यमान पूछ रहा हो, क्या पूछ रहा हो भाई, मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान का मात्रक होगा ग्राम पर मोल, क्या होगा ग्राम पर मोल, ठीक है। कर लोगे भाई, इसे इससे काट लेना, इससे 2 बार कट जाएगा, ठीक है। ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। हल कर लेना भाई, हल तुम कर ही लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है हल करनी। तो जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, तुम हल कर लेना। हल करने के बाद इसका जो आंसर आएगा भाई, वो आंसर आ जाएगा इसका A169 कितना आ जाएगा 169, ठीक है। चलिए अब देखते हैं भाई दूसरा क्वेश्चन। सेम ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है। इसमें भी सबसे पहले क्या करना भाई, तुम्हें विलय और विलायक पहचानने हैं। पहले सबसे पहले क्या पहचानो, विलय, सबसे पहले विलय और फिर पहचानो विलायक, ठीक है। चलो विलय सुनो भाई, पढ़ो ध्यान से। ये क्वेश्चन नंबर है 2। 1000 ग्राम जल में 108.24 ग्राम अवाष्पीय पदार्थ। तो समझ में आ रहा होगा 1000 ग्राम जल है और इतने ग्राम क्या है वाष्पीय। तो हमें पता लग गया भाई विलय क्या है यहाँ पे, अवाष्पीय पदार्थ। तो यहाँ पे क्या है भाई विलय है, और जल यहाँ पे क्या है भाई विलायक। तो इसकी मात्रा कितने दे रखी है, स्मॉल 108.24 ग्राम, और इसकी कितने दे रखी है कैपिटल W 1000 ग्राम। ये वैल्यू दे रखी, चलो यहाँ तक खत्म हो गया। इसके बाद 1000 ग्राम जल में घुले इतने ग्राम अवाष्पीय विलय से बने विलयन का वाष्प दाब। चलिए भाई विलयन का वाष्प दाब क्या होता है PS, कितना दे दिया उन्होंने 17.354 mmHg, ठीक है, कितना दे दिया mmHg। इसके बाद आगे चलिए विलयन का वाष्प दाब इतना, उन्होंने कहा 293 केल्विन जल का 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब कितना दे रखा है। जल का वाष्प दाब क्या होता है भाई P0, कितना दे रखा है 17, क्योंकि जल यहाँ पे विलायक है और विलायक का वाष्प दाब क्या होता है P0, यानी कि शुद्ध जल तो यहाँ पे शुद्ध ही होगा भाई। कितना दे रखा है 17.540 mmHg, ठीक है। चलिए और क्या दे रखा भाई, विलयन को आदर्श मानते हो। देखो भाई आदर्श का मतलब है राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि राउल्ट के नियम क्या होता है अति तनु विलयनों के लिए है, और अति तनु विलयनों को हम आदर्श विलयन बोलते हैं, ठीक है। विलयन के लिए आणविक द्रव्यमान, यानी कि इसका हमें क्या निकालना, स्मॉल m हमें क्या करना, ज्ञात करना। ये जल है, जल का अनुभार कितना होता है, मोलर द्रव्यमान कितना होता है भाई, जल का कितना होता है 18, H का 2 और 1 16, ठीक है। चलिए तो हमें क्या करना भाई, राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से अभी देखा था भाई m क्या था, m था यहाँ पे W m बटा ये P0 माइनस PS, ठीक है। ये भी पढ़ा था भाई फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, m निकालना। स्मॉल w तुम्हें क्या दिया है भाई 108.24, और कैपिटल M कितना दिया 18, स्मॉल w कितना दिया है 1000, और P0 कितना दिया है 17.540, और ये कितना दिया है भाई 17.540 माइनस के 17.354, ठीक है। इसे हल करना है भाई। हल करने के बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 183.72 ग्राम पर मोल, ठीक है। कर लोगे भाई हल, इसे हल कर लेना तो m की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है। तो ये सवाल तुम्हारी समझ में आ गया भाई, राउल्ट के नियम पर आधारित ये सवाल थे। इनके द्वारा हमने क्या निकाला, अवाष्पशील विलय के अनुभार की गणना की। इस तरह का सवाल एग्जाम में आ जाता है, इसलिए तुम्हें इन्हें अच्छे से भी कर लेना है। अब इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा, उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे दूसरा अनुसंख्यक गुणधर्म, जिसका नाम है
क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, जो इससे अगले लेक्चर में पढ़ना है उसका नाम क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। थैंक यू।